नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। बोन मैरो एक विशेष स्पंज की तरह मोटा ऊतक होता है जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहती हैं और ये स्टेम सेल कुछ बड़ी हड्डियों के भीतर रहती हैं और अपने आप को श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स में बदलती रहती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की गंभीर जवाबदारी बोन मैरो की है। बोन मैरो की बीमारियों के बारे में हम जानेंगे। हम जानकारी लेंगे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल पीडियाट्रिक के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश सतवानी जी से, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और इंदौर में राज्य सरकार की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के हेड है। डॉक्टर प्रकाश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। गुड मॉर्निंग वर्षा। बिल्कुल डॉक्टर, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आखिर होता क्या है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे वर्षा ने आपको बताया, बोन मैरो बोन के अंदर रहता है, मतलब अपनी हड्डियों के अंदर रहता है और उन हड्डियों में रहते हैं स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स जब ग्रो करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं, प्लेटलेट्स जो ब्लीडिंग या जब खून का रिसाव होता है उसको रोकने में मदद करते हैं, और रेड सेल्स जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो बोन मैरो के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बोन मैरो में स्टेम सेल्स खत्म हो जाएं और उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और जब एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो खून की कमी हो जाती है, वाइट सेल्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उससे पेशेंट काफ़ी बीमार हो सकता है और ये जानलेवा बीमारी है और इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू हो सकता है। जो बोन मैरो के अंदर कैंसर भी हो सकता है जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, और ल्यूकीमिया का इलाज कीमोथेरेपी से होता है। पर अगर कीमोथेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो तो उसके लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि जो स्टेम सेल्स रहते हैं, अगर वो सही से रेड सेल्स ना बना पाएँ, जैसे कि जो रेड सेल्स बनती हैं शरीर में, अगर वो सही से ना बने तो उसको एनीमिया बोलते हैं। और एक कंडीशन रहती है थैलेसीमिया, जो मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रेवलेंट है, और सिकल सेल डिजीज़ जो मध्य प्रदेश में काफ़ी लोगों को होती है, स्पेशली झाबुआ एरिया के आसपास के गाँव में। तो इन सब चीज़ों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है, परंतु ये आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने जाना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आखिर क्या होता है, लेकिन डॉक्टर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। एक सामान्य मरीज अगर आपके पास आएगा और उसके तमाम लक्षण होंगे, हम आपके से लक्षण के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां उसमें होती हैं और ये क्यों किया जाता है। हाँ, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे मैंने आपको बताया, थैलेसीमिया जो एक बीमारी होती है, मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चों में है थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स अपने शरीर में रहते हैं वो केवल 5 दिन तक काम कर पाते हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स लगभग 100 से 120 दिन काम करते हैं। तो जब रेड सेल्स केवल 5 दिन तक जीवित रहते हैं तो हमारे बोन मैरो को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे बोन मैरो एक्सपांड हो जाता है और अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो उसका इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही किया जा सकता है। तो एक तो ये कारण से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। सिकल सेल डिजीज में कुछ बच्चों को काफ़ी तकलीफें होती हैं, जैसे कि बार बार बुखार आना, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, बार बार निमोनिया हो सकता है, कुछ बच्चों को स्ट्रोक भी हो सकता है जिससे कि उनको लकवा लग सकता है। तो उसके लिए भी अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ब्लड कैंसर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच्चों को ब्लड कैंसर अगर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो पाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। तो लक्षण क्या होते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया में पेशेंट जो हैं काफ़ी उनके खून की कमी हो जाती है, तो काफ़ी थकान महसूस होती है, दिनचर्या में जो काम करना चाहेंगे कर नहीं पाते हैं।
ब्लीडिंग होती है, जैसे कि बार बार नोज ब्लीड होना, मुंह से ब्लड आना और कई जगह से ब्लड आ सकता है, और बुखार होता है बार बार, क्योंकि उनके शरीर में रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, उसके कारण उनको बार बार बुखार आता है। तो इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं इन बीमारियों में। जी बिल्कुल। डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हर्षेंद्र जी जुड़ गए हैं। हर्षेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, सवाल क्या है आपका डॉक्टर से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बेटी को BLL है। जी हाँ। और उसका एक बार कीमोथेरेपी चला था, देन उसके बाद रिलैप्स हुआ, रिलैप्स के बाद फिर सेकंड टाइम फिर कीमोथेरेपी चला। अभी मेंटेनेंस चल रहा है उसका। तो मुझे सवाल ये था कि कभी फ्यूचर में अगर ये दोबारा अगर हो तो क्या कीमोथेरेपी रहेगी या इसके अलावा बाद क्या ट्रीटमेंट रहेगा? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आजकल लुकीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो काफी इफेक्टिव हो गया है जी। और कीमोथेरेपी अच्छी तरह से काम करती है। तो 95% बच्चों को कीमोथेरेपी इफेक्टिव रहती है, 5% केसेस में कीमोथेरेपी सही से काम नहीं करती है। तो जैसे आपने बताया आपकी बच्ची को एक बार लुकीमिया हो गया, ठीक हो गया, फिर से हो गया, तो अभी उनको कीमोथेरेपी दे रहे हैं, पर अगर एक बार और लुकीमिया हो जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। ओके सर, बट यहाँ मेरा क्वेश्चन ये था, बीच में बोन मैरो के लिए कहा गया था, बट मेरे पास उसका कोई भाई बहन नहीं था। तो बोन मैरो मैचिंग, हमारा जो HLA मैचिंग हमने करवाई थी, वो 70% मैच हो रहा था मेरा बेटी से। तो इस केस में जब बोन मैरो मैच नहीं हो पा रहा मेरा या वाइफ का, और कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे बाहर का डोनर कहा गया था। तो अगर मैं बाहर के डोनर से अगर बोन मैरो मैच करता हूं तो उसका सक्सेस रेट क्या रहेगा? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए डोनर की जरूरत होती है जो अपना बोन मैरो डोनेट करे। अगर भाई बहन 100% मैच हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। पर अगर भाई बहन 100% मैच नहीं है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, और भी कई तरीके हैं जिससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब भाई बहन मैच नहीं है तो इंडिया में मैं रेकमेंड करता हूं कि 50% मैच मदर फादर या भाई बहन को यूज किया जाए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और 50% मैचिंग डोनर्स भी जब हम उनसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो मान लिया जाए अगर 100% मैच ब्रदर और सिस्टर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट 60 to 70% है। यस सर। अगर मदर फादर जो 50% to 70-80% मैच हो सकते हैं जी, उसमें सक्सेस रेट 10% कम है, पर फिर भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि पेशेंट अच्छी तरह से टॉलरेट करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट को और उनकी रिकवरी भी काफी बेहतर हो गई है। ओके, थैंक यू सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे कि जैसे इसको केस रिलैप्स हुआ है तो ऐसी क्या प्रिकॉशन हमें रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर में इसको ना हो? अभी तो हमारा को एक बार हम करवा चुके, 2 बार कीमोथेरेपी करा चुके, अब फ्यूचर के लिए क्या सावधानी रखें? देखिए, जो रिलैप्स होता है उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है कि आप समय पे दवाई दें। फिर से रिलैप्स होगा, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर आप दवाई देंगे टाइम से और प्रॉपरली टॉलरेट करेंगी तो मेरे ख्याल से रिलैप्स के चांसेस कम रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हर्षेंद्र जी जुड़ने के लिए। और जबलपुर से हमारे साथ आकांक्षा जी जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी, स्वागत है आपका। जी, मैं सवाल अपना डॉक्टर से पूछिए। जी, मेरा सवाल है, मैं आपका कार्यक्रम देख रही थी अभी प्रकाश डॉक्टर जी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या सिम्टम्स, क्या होता है सिम्टम्स? बहुत सुना है क्योंकि आजकल बहुत ऐसी बीमारियां आ गई हैं, तो मैंने बहुत सुना है सब चीज। तो क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे अपन पहले से इसके अवेयर हो जाएं और अपना ख्याल रखें? देखिए, सिम्टम्स तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं और हर बीमारी का अलग अलग सिम्टम रहता है।
अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर में बच्चों को ब्लीडिंग होना शुरू होती है, कमज़ोर दिखते हैं और उनको ब्लीडिंग होने लगती है, बुखार होता है और जो उनकी टंग होती है उसके ऊपर वाइट कोटिंग जम जाती है और तो हर तरह के इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि आपको अगर आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि बोन मैरो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में समझ में आ जाएगा कि ल्यूकीमिया है। जिस तरह से दूसरी बीमारी मैंने बताई आपको सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, उसमें भी बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। थैलेसीमिया में बच्चों का ब्लड कम हो जाता है तो उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो मेन मुद्दे यही हैं, बुखार, ब्लीडिंग, कमजोरी होना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने जाना कि लक्षण के बारे में भी डॉक्टर ने बताया कि किस तरह के लक्षण होते हैं और उसमें किस तरह से हमें ट्रीट करना है, लेकिन गुजारिश यही है, एक अपील है कि किसी भी तरह से इलाज जो है वो घर पर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और एक उचित सलाह उनसे लें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल यही है कि ये कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो पेशेंट रहते हैं वो घर पर भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं या तमाम तरह के यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग तरीके से जानकारी लेते हैं, लेकिन सटीक जानकारी चाहेंगे। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह के होते हैं। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसमें कि डोनर की जरूरत रहती है और एक दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट रहता है जिसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स यूज किए जा सकते हैं। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट खुद के स्टेम सेल यूज किए जा सकते हैं वो कुछ स्पेशल कैंसर्स रहती हैं उसी में यूज कर सकते हैं, परंतु जैसे ल्यूकीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, उसमें हमें डोनर की जरूरत पड़ती है। तो जिसमें हम डोनर की जरूरत पड़ती है उसको हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को अगर लिम्फ नोड कैंसर है, जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, अगर पेशेंट को न्यूरोब्लास्टोमा है या किडनी के कैंसर हैं, उसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स यूज किए जा सकते हैं, तो उसको ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट रहता है वो थोड़ा कम जटिल रहता है। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी जटिल रहता है, उसमें पेशेंट को इलाज में कम से कम 3 महीने लगते हैं, अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है और उसके बाद कम से कम 9 महीने और एहतियात बरतनी पड़ती है। तो 1 साल का प्रोसेस रहता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बिल्कुल। डॉक्टर, मरीज को इसके लिए किस तरह से तैयार किया जाता है? जैसा कि आपने बताया कि 3 महीने का समय लगता है और उसके बाद भी 9 महीने, तो लगभग पूरा 1 साल हमें इसको खुद को देना होता है बॉडी को। तो लेकिन इसमें होता कैसे है, मरीज को इसमें कितना तैयार रहना पड़ता है? इसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे कि पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हम उनके पूरे शरीर की जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं उनके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, उन सब का टेस्ट किया जा सकता है, करना ही पड़ता है। और एक बार हमें समझ में आ गया कि इनके ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं पेशेंट के, तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं। तो उसमें पेशेंट को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, स्पेशल यूनिट रहता है और ये यूनिट में फिल्टर्स लगे रहते हैं जिससे कि इन्फेक्शंस ना हो बच्चों को। और उसके बाद हम उनको हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी बहुत स्ट्रांग रहता है और ये कीमोथेरेपी हम इसलिए देते हैं कि हम पेशेंट का जो बोन मैरो है कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं कीमोथेरेपी देने के बाद। और तो एक वो चीज है। दूसरी ये है कीमोथेरेपी से जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो भी वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम डोनर सेल्स को फाइट करे। तो ये जो प्रक्रिया रहती है लगभग 1 से 2 वीक की रहती है और इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। आज से 90% पेशेंट्स को बुखार आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनकी रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, तो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ते हैं। और उसके बाद जब हम डोनर सेल्स डालते हैं
तो डोनर सेल्स को ग्रो करने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि पेशेंट का खुद का बोन मैरो हमने निकाल दिया दवाई देके, और डोनर का बोन मैरो ग्रो करने में 3 हफ्ते लगेंगे। तो उस 3 हफ्ते के दौरान पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल रहती है। उनको इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं, लिवर खराब होने के रिस्क रहता है, किडनी खराब हो सकती है। तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है वो 3-4 हफ्ते। इस वक्त हमारे साथ एक भोपाल से कॉलर जुड़ गए हैं, लुबना बेग जी। बहुत स्वागत है आपका लुबना जी, क्या सवाल है आपके डॉक्टर से? मेरा सवाल डॉक्टर प्रकाश जी से है, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं प्रोग्राम देख रही थी, तो एक मिथ है हमेशा लोगों के बीच में रहता है, इस पर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मैं चाह रही थी सर से, कि जो डोनर का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश सर कर रहे थे कि जो व्यक्ति डोनेट करता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, तो माइन्यूटली ही सही, क्या उस डोनर को आगे आने वाले वक्त में क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसको लेकर के थोड़ा सा क्लियर कर पाए सर। तो लुबना जी, एक बहुत बहुत अहम सवाल है, और मैं अभी मध्य प्रदेश में लगभग 5 साल से काम कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मेरे से कि डोनर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, बोन मैरो डोनेशन किडनी डोनेशन नहीं है। अगर आपने किडनी डोनेट किया तो आपकी किडनी निकल गई, आपके पास एक ही किडनी रहेगी। बोन मैरो डोनेशन में 2 तरह से होता है बोन मैरो डोनेशन। एक तो होता है कि डोनर की जो कूल्हे की हड्डी होती है उसमें नीडल डालें और उससे हम उनका बोन मैरो निकाल लें। जो बोन मैरो निकालते हैं वो लगभग 10 से 15 ml पर किलोग्राम रहता है। तो मान लिया जाए अगर डोनर का वजन 50 किलो है तो लगभग 750 ml बोन मैरो लेंगे उनका हम। तो इतना बोन मैरो लेने के बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है कि जिस हड्डी से हम बोन मैरो निकालते हैं, डोनर को वहां पे 1-2 दिन दर्द रहता है, और उसको 2 हफ्ते में जितना भी हमने बोन मैरो निकाला है पूरा फुली रिकवर हो जाता है। 2 हफ्ते के बाद आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपका कोई प्रोसीजर हुआ था आपके ऊपर। एक छोटे से 2 निशान रह जाते हैं बैक में जो थोड़े दिनों के बाद हील हो जाते हैं। तो डोनर को बहुत कम रिस्क है। जितने भी डोनेशन होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनेशन सबसे कम रिस्की है। तो जब हम बोन मैरो निकालते हैं डोनर से तो उनको 2-3 घंटे एनेस्थीसिया में रहना पड़ता है। हमने कई सारे बच्चे जो 2 साल के 3 साल के बच्चे जो डोनर हैं उनका बोन मैरो लिया और उनको अगले दिन घर भेज दिया हमने, क्योंकि वो एकदम फटाफट रिकवर हो जाते हैं। दूसरा जो बोन मैरो डोनेशन होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल स्टेम सेल्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डोनर को एक मेडिकेशन देते हैं, इंजेक्शन, हर रोज 4 दिन तक। और 4 दिन के बाद क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स बोन मैरो में हैं वो स्टेम सेल्स बाहर आ जाते हैं सर्कुलेशन में और पेशेंट के ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो हम पेशेंट को जो गले की नस रहती है, जुगुलर वेन, उसमें एक बड़ा सा आईवी डालते हैं, कैथेटर, और वो कैथेटर को हम मशीन में कनेक्ट करते हैं और मशीन में ब्लड जाता है और स्टेम सेल सेपरेट हो जाते हैं और बाकी ब्लड डोनर को वापस चला जाता है। ये प्रक्रिया में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे के बाद लाइन निकाल देते हैं और डोनर एकदम ठीक हो जाता है। तो 4 घंटे जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है जब लाइन रहती है, उसके बाद डोनर टोटली नॉर्मल हो जाता है। तो बोन मैरो डोनेशन में बहुत ही मिनिमल रिस्क है। हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है डोनर के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, इसमें एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, इसकी उम्र भी होती है, जैसे कि डोनर है उसमें न्यूनतम कम से कम एज और ज्यादा से ज्यादा एज भी ध्यान में रखी जाती है? बिल्कुल। तो बोन मैरो डोनेशन के लिए जो न्यूनतम एज है 2 साल, और अमेरिका में लगभग 62 साल तक हम ले सकते हैं। तो 2 to 62 ईयर्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लुबना जी हमसे जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। डॉक्टर, अगर हम सक्सेस रेट की भी हमने बात की कि इसमें सक्सेस भी मिलती है, लेकिन आमतौर पर हम देखें अगर इसके खर्चे की बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आता है? हाँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। तो
अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में, तो 20 से 30 लाख एवरेज खर्चा होता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो खर्चा 50 लाख 1 करोड़ तक भी हो सकता है। तो अगर हम 100% मैच ब्रदर और सिस्टर यूज करें तो कम खर्चा होता है। अगर अनरिलेटेड डोनर यूज करें तो थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है। अगर 50% मैच फैमिली डोनर यूज करें तो और ज्यादा खर्चा होता है। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे वो आपको पहले बता सकते हैं कि कितना खर्चा होगा। तो कई सारी संस्थाएं हैं जो आपको मदद करेंगे ट्रांसप्लांट के लिए। आयुष्मान योजना, प्राइम मिनिस्टर फंड, सीएम फंड और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोल इंडिया है, वो आपको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। और कई सारी कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीना रिफाइनरी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने हमारे को काफी मदद की है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए इंदौर में। तो कोशिश तो आपकी टीम करेगी, पर आपको भी थोड़ी फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर, पहले। मध्य प्रदेश में इसकी अभी क्या स्थिति है, किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट मिलता है, और खासतौर पर क्योंकि आपकी इंदौर में यूनिट है और आप भोपाल में भी जल्द से जल्द इसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें कितना समय लगेगा और क्या फायदा इससे मिलेगा? मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है? जी हाँ, तो 2018 में हमने इंदौर MY हॉस्पिटल, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां पे 5 बेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया था। अभी तक हम 60 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। हमारा सक्सेस रेट लगभग 80 से 85% के बीच में है, जो कि इंडिया में किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के इक्वली है। और आने वाले 1-2 हफ्ते में हमारा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है वो 5 बेड से बढ़कर 10 बेड हो जाएगा। MY हॉस्पिटल से ये यूनिट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में मूव होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत सारे ट्रांसप्लांट करें हर साल। और हमारे जो मेन ट्रांसप्लांट किए हैं हमने, वो किए हैं थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए और एप्लास्टिक एनीमिया के लिए। कुछ कैंसर पेशेंट्स के भी हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि इंदौर में और ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। अभी भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल में 30 बेड का यूनिट बना रहे हैं। उस 30 बेड के यूनिट में 6 बेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए रहेंगे और 18 बेड कैंसर केयर के लिए रहेंगे। तो हमारी उम्मीद यह है कि भोपाल के जो पेशेंट्स हैं वो भोपाल में इलाज करवा पाएंगे अपना। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक कैंसर केयर यूनिट होना चाहिए। और इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट आगे चल के जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में खोले जाएंगे। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से कई बार इस बारे में चर्चा हुई है, मिस्टर विश्वास सारंग से भी कई बार बात हुई है। तो इस बात को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ऐसे वेंचर्स, जिससे कि मध्य प्रदेश के बच्चों की हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया कि यूनिट आपके इंदौर में भी और भोपाल में भी जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? जो दर्शक हमें देख रहे हैं, किस तरह से वो कांटेक्ट आपसे कर सकते हैं? हाँ, मेरा यहाँ तो आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को। मेरा ईमेल एड्रेस है prakashsatwani@gmail.com। तो वो बेस्ट तरीका है। इंदौर में अगर आपको लगता है आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो इंदौर में जो हमारे टीम है, डॉक्टर प्राची चौधरी, डॉक्टर प्रीति मालपानी और डॉक्टर धर्मांशु चौबे, ये सब चाचा नेहरू हॉस्पिटल में है इंदौर में, जो कि MY हॉस्पिटल का पार्ट है। तो उनसे जाके मिलें, वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस देंगे कि कब कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चों को थैलेसीमिया, सिकल सेल और एप्लास्टिक एनीमिया है। तो लंबी लिस्ट है। तो आप प्लीज़ हमारी टीम से आके मिलिए और हम आपको बता सकते हैं कि 6 महीने 8 महीने में आपको हम ट्रांसप्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए टाइम लगता है ट्रांसप्लांट करने में। बिल्कुल डॉक्टर, आपने लक्षणों का जिक्र किया था। इसमें नॉर्मली फीवर होता है और कमजोरी हमें महसूस होती है।
ये हमें कैसे पता चलेगा? हम डॉक्टर के पास एक बार गए, डॉक्टर ने मामूली तौर पर हमें दवाई दे दी, फीवर की दवाई दे दी, कमजोरी है तो हमें कुछ सिरप्स दे दिए, लेकिन उसके बाद भी आया। तो जो लोग जागरूक नहीं है, ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो जाहिर तौर पर इसे एक नॉर्मल फीवर समझ के लेंगे, लेकिन कब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, अगर आपको बहुत लंबा बुखार है, अगर जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, फ्लू हो गया, पैराफ्लू हो गया या कोविड हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद जो फीवर होता है 3-4 दिन, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर आपको बोन मैरो कैंसर है, उसका फीवर ठीक नहीं होता है, तो एक वो मसला है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और जो लिम्फ नोड्स रहते हैं यहाँ पे ग्रो होंगे, नेक में ग्रो होंगे, तो वो आपको इंडिकेशन देगा कि ये मामूली बुखार नहीं है। अगर आप ब्लड काउंट चेक करवाएंगे तो वाइट ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मल ब्लड काउंट 10,000 है तो ब्लड कैंसर में 10 से कहीं ज़्यादा होगा, 50,000, 1 लाख तक बढ़ जाता है। तो अगर लंबा बुखार है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो आपका ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं कि कुछ मसला है जिसके लिए आपको और इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ेंगे। तो लंबा बुखार 99% पेशेंट जिनको ब्लड कैंसर है होएगा ही सही। तो वो एक सटीक आंसर है इस तरह की चीजों को गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर, कोरोना के बाद हमें खास तौर पर किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी? क्योंकि ये फीवर उसके बाद भी रहता है, हमें कमजोरी भी फील होती है, लेकिन क्या विशेष सावधानी कोरोना के बाद, क्या ये स्थिति बन सकती है इस तरह से अगर धीरे धीरे बुखार ज्यादा बढ़ जाए? नहीं, ये तो ल्यूकीमिया का जो बुखार रहता है वो अलग ही रहता है। कोरोना के बुखार में हाई ग्रेड फीवर 2-3 दिन आएगा, उसके बाद शरीर में दर्द होता है। ल्यूकीमिया का बुखार लंबा चलता है, इंसान कमजोर हो जाता है, एकदम सफेद पड़ जाता है। तो कोरोना और ल्यूकीमिया के बुखार में इतना अंतर है, एक बार आपने किसी भी ट्रेंड फिजिशियन को दिखा दिया तो वो इजीली बता सकते हैं कि ये कोरोना रिलेटेड फीवर है या नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश सतवानी जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी है। थैंक यू। तो इसी के साथ स्वराज सेहत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।